हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई एम हेयर विद अनदर वीडियो फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊँगी, तो मैं वैसे ही लेके आ चुकी हूँ। प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिले वो सारे के सारे मैं लेके आई हुई हूँ। क्वेश्चन का आंसर्स मैं लेके नहीं आई हूँ, बिकॉज जो आपने आंसर प्रिपेयर किए हुए हैं या जो आपके टीचर ने आपको प्रिपेयर कराया है, आपको वही जाके एग्जाम में लिखना है। लास्ट मिनट पे आप किसी और के आंसर के, किसी और के पैटर्न पे नहीं जा सकते। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, आंसर्स आपके खुद के रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के हैं और बुक से रिलेटेड हैं। तो जिनके पास भी बुक है, आप मेन मॉड्यूल से भी इसका आंसर देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपने किसी मॉडल पेपर वगैरह से प्रिपेयर किया है तो उसमें भी आपको इन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें क्या करना, आप लोग पॉइंट वाइज तीनों चीज जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस तरह से इस तीनों चीज को लिखना और उसको जो है थोड़ा डिफाइन कर देना, उसको थोड़ा इलेबोरेट कर देना। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन है। आई थिंक सब लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लिया होगा। सेकेंड जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो इसमें क्या करना ना, आप लोग इस तरीके से बीच में लाइन ड्रॉ करोगे, इधर माइक्रो के बारे में लिखोगे और इस तरफ मैक्रो के बारे में लिखोगे। ठीक है, और पॉइंट वाइज यहाँ पे किस बेसिस पे, आप यहाँ बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन लिखना, यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखना, यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखना, और इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो है ये सेकंड से रिलेटेड ही है। देखो, डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या करना, आप लोग डेफिनेशन जो लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर गिवन बिलो, ऐसे लिख देना। और फिर नीचे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख के उसको पूरा इलेबोरेट करोगे जितना आपको आता है। सेकेंड नंबर में मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखोगे और उसको इलेबोरेट करोगे जितना आपको आ रहा है। फिर ये है, व्हाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अराइजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है कि कुछ घुमा के पूछ रहे हैं, सीधा सीधा वो पूछ रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्यों अराइज होता है। थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन हाफ पढ़ा और आंसर आपने कुछ और ही लिख दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है। एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ेंगे और आंसर हम करेक्टली लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम आंसर में कुछ भी लिख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ पूछा गया है और आंसर हमने कुछ और लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हेयर आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और उसके बाद फिर आप अपना आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन। सीधा क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ बजट लाइन लिखा यहाँ ऊपर में और नीचे उसका आंसर लिख दिया। फिर है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ठीक है, इसको आप लोगों को सीधा आंसर लिखना है। व्हाट इज पीपीसी का आंसर लिखोगे, एक डायग्राम बना दोगे, दैट्स इट, इतना काफी होगा। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय गिवन गुड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बस डेफिनेशन लिखना है, कुछ भी इसमें घुमा हुआ नहीं है। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सीधा क्वेश्चन है, क्या लिखना है, आप लोगों के पास जितने नोट्स बने हुए होंगे उसी से लिखना है। व्हाट इज यूटिलिटी, सब लोग जानते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वही चीज है। मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये चीज, इसका आंसर जब आप लिखोगे ना, पहले ऊपर लिख देना, हेयर आर द 2 फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके बाद फिर आप दोनों चीज लिखोगे, दोनों पॉइंट्स लिखोगे, फिर जो है उसको इलेबोरेट करोगे। इस तरीके से करना, सब पॉइंट्स बना के, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा स्टार्ट करा और खत्म कर दिया। फिर है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, आप इंडिफरेंस कर्व के बारे में लिखने के बाद साथ साथ में उसका डायग्राम भी बनाओगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सब पॉइंट्स में लिखोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में। आपको जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, आपका पहला जो होना चाहिए, जो सब पॉइंट होना चाहिए ना, वो सारा का सारा मेन कीवर्ड्स होना चाहिए जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये नहीं कि वो चीज अपने मन से, अंदर का कंटेंट आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन जो सब पॉइंट है वो सेम टू सेम होना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। फिर व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो इसको। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, व्हाई डज दिस लॉ बिकम ऑपरेटिव। जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में लिखोगे तो उसके साथ में उसका डायग्राम होना चाहिए,
पहला जो होगा, हम जब स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऊपर में हाईलाइट करेंगे और उसके बाद फिर नीचे से उसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ये दिस लॉ बिकम ऑपरेटिव बिकॉज ऐसा करके फिर आप आंसर स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये सेकंड पेरा में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड लिखा, उसका आंसर लिखा, लॉ ऑफ सप्लाई लिखा, उसका आंसर लिखा, सिंपल है। फिर 17 में है व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड गुड्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसका जितना भी चीज आपको आ रहा है वो सारा का सारा आप लिखोगे कि मतलब वो यूनिट के साथ चेंज होता है, पर यूनिट के साथ चेंज नहीं होता, किस तरीके से होता है, वो सारा चीज आपको लिखना है। और आप कोशिश करना, अगर आप एक एग्जाम्पल बना के उसमें लिख सकते हो तो आप एक एग्जाम्पल भी एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। फिर है आपका मेंशन द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ कमोडिटी और आपका आंसर आ जाएगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम जैसे मैंने आपको माइक्रो मैक्रो में बताया था, यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे लिखा लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ लिखा पॉइंट ऑफ डिफरेंस या बेसिस लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 जितने आपको आते हैं सब पॉइंट्स में लिखते गए, ठीक है। फिर व्हाट इज मोनोपोली एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन है ये वाला, आपको इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट के बारे में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज रेंट एंड वेजेस, जो आपके बुक में जो इसका दिया हुआ है, रेंट का जो भी डेफिनेशन है और वेजेस का जो भी डेफिनेशन है, सेम टू सेम लिखना। कीवर्ड्स होने ही चाहिए, कीवर्ड्स के साथ कुछ भी इधर उधर नहीं, कीवर्ड्स मैंडेटरी हैं। राइट द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लिख दिया कि हियर आर द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिर पॉइंट्स में लिखते गए, ठीक है। फिर है डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे ऐसे किया, बीच में लाइन खींचा, यहाँ जीडीपी के बारे में, यहाँ जीएनपी के बारे में और फिर यहाँ पे आपका बेसिस, ठीक है। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेम टू सेम वैसे ही करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाना। और अगर इसका एक डायग्राम आप बना सको, कोशिश करना कि याद रख सके, तो इसका एक डायग्राम भी आप बना सकते हो। फिर है वही है डिस्टिंक्शन वाला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, सेम टू सेम डिफरेंस, यहाँ बेसिस, यहाँ सब पॉइंट्स इधर, ठीक है। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, सेम टू सेम इसी तरह से आंसर आएगा। व्हाट इज मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी, देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो फिर पहले स्टार्ट जो करो, तो यहाँ पे लिखा हमने कि डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। फिर मनी को डिफाइन किया, फिर यहाँ पे नीचे लिखा फंक्शंस ऑफ मनी, उसके बाद फिर फंक्शंस लिखा। ये नहीं कि एक बार स्टार्ट करा और उसको खत्म कर दिया, ऐसे आंसर लिखोगे वो अट्रैक्टिव नहीं लगता आंसर, वो थोड़ा मेसी सा लगता है। अगर आप सब पॉइंट्स में करते हो, थोड़ा अच्छे से पेपर प्रेजेंट करते हो, तो जो पेपर चेकर होते हैं वो भी मन से आपकी कॉपी चेक करते हैं और आपको अच्छे मार्क्स देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड राइट इट्स डिमेरिट्स, ठीक है। पहले हम बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन लिखेंगे, बार्टर सिस्टम लिखा, डैश दे दिया इस तरीके से, उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बारे में लिखा और फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम और उसके बाद उसको सारा जितना भी डिमेरिट आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आया है तो 2 लिखेंगे, अगर 5 में आया है तो 5-7 लिखेंगे हम। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक अलग जाएगा और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक अलग जाएगा, ठीक है। पहले लिखेंगे हेयर आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, सेकेंड में लिखेंगे हेयर आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अलग अलग लिखना है, ये नहीं कि हेयर आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, इस तरह से नहीं, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखोगे तो पहले लिखोगे मीनिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, फिर उसका आंसर लिखा, फिर लिखोगे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और फिर उसका आंसर लिखोगे, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखेंगे, फिर क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में लिखेंगे। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सेम टू सेम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे लिखा पॉइंट ऑफ, यहाँ पे बेसिस, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के बारे में, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। और याद रखना कि आप ना इसमें एग्जाम्पल दो, ठीक है ना, कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ गया, इस तरह से इसका आपको एग्जाम्पल देना ही देना है, ये चीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एग्जाम्पल होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद फिर गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया,
गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो एग्जाम्पल्स आपको दे देने हैं इसमें, ठीक है। इसमें डायरेक्टली आप एग्जाम्पल्स लिख दोगे क्योंकि 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं पूछेगा आपसे। फिर है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिजर्व एक्सपेंडिचर, सेम टू सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पहला लिखा गवर्नमेंट बजट लिखा, उसको इलेबोरेट किया, फिर लिखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट और फिर उसको इलेबोरेट करेंगे। डेफिनेशंस में आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, सेकेंड है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स, डेफिसिट बजट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल एवरेज, एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज कॉस्ट। मैं आपके लिए एक बार सारे रिपीट कर दे रही हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स, डेफिसिट बजट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल एवरेज, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट। तो नोटिंग में हमारे पास बस इतना ही था अभी के लिए। इतना ही आप क्वेश्चन कम से कम एक दिन पहले ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में टिक किया हुआ, वो भी करके जाना है। एक दिन पहले हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। पेपर बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करेंगे जिससे कि वो थोड़ा पेपर अट्रैक्टिव लगेगा। एग्जाम पेपर चेकर अच्छे से पेपर चेक करेंगे और अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्तों के साथ हो पाए शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9354121746। रिपीट कर रही हूँ 9354121746 इस नंबर पे, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। और फिर अगर आप अपने दोस्तों को के साथ ये शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग उन लोगों को सभी को शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू एवरीवन, टाटा, बाय बाय।